हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशू थे और अभी फेस्टिवल भी निकल के गए हैं तो थोड़ा डिले हो गया। आई एम सो सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू कि आज से हमारा कंटेंट कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, तो आते हैं आज के टॉपिक पर। सो टुडे I am going to revise the chapter human reproduction. So what is the mean of reproduction? Okay, so reproduction means किसी भी चीज का अगेन फॉर्मेशन, यानी कि जो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसी का अगेन फॉर्मेशन। ओके, so that again formation of that thing that is already exist, यानी कि पहले से उपस्थित चीज का अगेन फॉर्मेशन। ओके, सो अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब है ह्यूमंस आर प्रोड्यूसिंग ह्यूमंस। ओके, सो इसके लिए हमें पहले कुछ ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी होंगी कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल हैं, जिनमें कि मदर एंड फीमेल, यानी कि फीमेल में अलग गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेल में अलग गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों सेक्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दीज आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम दोनों में बेसिक डिफरेंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है जिसमें कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो अब बात आती है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ह्यूमन बीइंग्स की, दैट इज विविपैरिटी। ह्यूमंस जो है फ्रेंड्स वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट जन्म देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ओके, यानी कि गिव डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। ओके, सो ये ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड थर्ड वन इज विविपेरस। ओके, तो जब फ्रेंड्स बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। इनका सीक्वेंस हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सीक्वेंस में ही फॉलो होते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ कि जो गैमीट्स होते हैं यानी कि युग्मक, सबसे पहले उनका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप है गैमीटोजेनेसिस। ओके, सो गैमीटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, जैसे कि वर्ड डिनोट कर रहा है गैमीट्स एंड जेनेसिस। गैमीट्स मीन्स गैमीट्स एंड जेनेसिस मीन्स किसी भी चीज का फॉर्मेशन, यानी कि इस स्टेप में सबसे पहले स्टेप में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेल गैमीट्स को स्पर्म बोलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फीमेल गैमीट को ओवम बोलते हैं। ओके, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। ओके, सेकेंड स्टेप है इंसेमिनेशन। चूंकि गैमीट्स फॉर्मेशन हो चुका है, अब उसे जाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सो दैट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ध्यान दें, इंसेमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ओके, अब चूंकि जो मेल गैमीट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच चुका है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन द थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कई सारी स्टेप्स आती हैं, जैसे कि क्लीवेज और एक्रोसोमल रिएक्शंस, बट यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन को एक छोटे वर्ड में कर सकते हैं, दैट इज सिनगेमी। सिनगेमी मीन्स फ्रेंड्स
फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी कि फीमेल एंड मेल गैमीट का फ्यूजन। ओके, ये जो प्रोसेस है ये लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फ्रेंड्स, ब्लास्टोसिस्ट एक फॉर्म है जिसके रूप में जो बेबी है वो मदर के वूम में इम्प्लांट होता है। ओके, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज इम्प्लांटेशन। सो दैट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसका मदर के वूम में इम्प्लांट होना, यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, सो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है फिर एक ब्रॉड पीरियड आता है, यहाँ पर बहुत एक बड़ा पीरियड आता है। ह्यूमंस की केस में ये 9 मंथ होता है जिसे जेस्टेशन कहते हैं। और सबसे बड़ा जो पीरियड है, यानी कि सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड जब किसी ऑर्गेनिज्म का है वो है एलिफेंट। इसे आप एज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रख सकते हैं कि जेस्टेशन इन केस ऑफ एलिफेंट 2 years का होता है। ओके, एंड ह्यूमंस के केस में ये 9 मंथ का होता है। ओके, तो जेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें एम्ब्रियो के ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होगा, उसके माइंड का, उसके लिम्स का, उसके हार्ट का, उसके लंग्स का। तो ये सारी स्टेप्स जिस एक पीरियड में होती हैं उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, सो द लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है पार्चुरेशन, क्योंकि अब बेबी फॉर्म हो चुका है, पूरी तरह से वो बन चुका है, एम्ब्रियो फीटस में डेवलप हो चुका है, यानी कि एक प्रॉपर बेबी बन चुका है। सो दैट अब उससे बाहर आना होगा फ्रॉम द मदर्स वूम। सो दैट वो प्रोसेस जिसमें कि बेबी डिलीवर होता है उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। हिंदी में इसे प्रसव भी कहते हैं, आप जानते होंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, सो दीज आर द 6 स्टेप्स जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, मैं एक बार आपको नाम बता देती हूँ सीक्वेंस से जो आपको याद रखने हैं। दैट इज फर्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस, सेकेंड इज इंसेमिनेशन, थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ वन इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ इज जेस्टेशन एंड सिक्स्थ वन इज व्हाट, डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। ओके, सो दैट अब बात आती है कि जो ये प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज गैमीटोजेनेसिस, वो किस एज में स्टार्ट होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। चूंकि हम चैप्टर का नाम ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो हम ह्यूमंस की ही बेसिकली बात करेंगे। सो दैट व्हाट इज द बिगिनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के बिगिन होने का टाइम क्या है? सो इन केस ऑफ मेल ये स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। फ्रेंड्स, प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जो कि 12 to 17 ईयर तक होती है। सो इस एज में मेल्स में गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ओके, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चूंकि स्पर्म्स आर द गैमीट्स ऑफ मेल, सो दैट इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर हम इस प्रोसेस के एंड की बात करें तो ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। ओके, यानी कि मेल में ये स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी एंड ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, यानी कि क्वालिटी ऑफ गैमीट्स है, वो कम हो जाती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ये फीमेल में कब स्टार्ट होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब फीमेल बेबी मदर की वूम में होती है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, और अगर इसके एंड होने की बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है 45 to 50 ईयर के बीच में ये जो प्रोसेस है ये बंद हो जाती है। ओके, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन फीमेल में स्टार्ट होता है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। और जो ये प्रोसेस है गैमीट्स के बनने की जो प्रोसेस है फीमेल में जो रुक जाती है आफ्टर 45 to 50 ईयर, तो इस प्रोसेस को
बोलते हैं मेनोपॉज। ओके। सो अब बात आती है कि इन सारे स्टेप्स में जो मैंने अभी आपको बताए उनमें से सबसे क्रिटिकल प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है आफ्टर द इंसेमिनेशन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल एंड मेल गैमीट्स के फ्यूजन एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे क्लीवेज डिविजन्स होते हैं। सो ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे ध्यान रखें। और अब बात आती है कि ये जो गैमीट फॉर्मेशन है इन केस ऑफ फीमेल इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। तो इसका एक रीजन है, दैट इज जो गोनेड है, जो फीमेल में गोनेड्स है, दैट इज ओवरी, इसमें बहुत ही लिमिटेड, ओवरीज में जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नंबर होता है ओवा का, गैमीट्स का बहुत ही लिमिटेड नंबर होता है, सो दैट इनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ओके, सो दैट अब बात आती है, हमने स्टेप्स पढ़ लिए, हमने ये जान लिया कि ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनके बेसिस पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड हमने सारी स्टेप्स भी जान ली। तो अब बात आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस हम जानेंगे व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, हाउ इट इज अकर्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड हम जानेंगे कि पार्चुरेशन कैसे होता है, इंसेमिनेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, एज वेल एज डिलीवरी ऑफ बेबी, इनका हार्मोनल इफेक्ट क्या है। सो दैट इन सबको हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो सीक्वेंस हमारा रहेगा, पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड देन आफ्टर इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। आफ्टर इट हम जानेंगे कैसे पार्चुरेशन होता है। ओके, सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। ओके, प्राइमरी ऑर्गन्स में फ्रेंड्स सेम ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी ऑर्गन्स में दोनों तरह के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उन ऑर्गन्स को रखा गया है जिनमें कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, एज वेल एज जिनमें हार्मोन भी बनते हैं। ओके, सो फीमेल हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड मेल सेक्स हार्मोन्स अलग अलग हैं, उन्हें हम आगे जानेंगे। सो दैट प्राइमरी ऑर्गन में इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है उसका नाम है टेस्टिस। ध्यान दें, टेस्टिस जब टीईएस आता है, यानी कि टेस्ट के बाद ईएस आता है तो वहां प्लूरल की बात की जाती है, एंड जब टीआईएस आता है, यानी कि जब आईएस आता है तो वहां पे सिंगुलर की बात की जा रही है। आप ध्यान दें, जो टेस्टिस हैं वो पेयर में होते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, इनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज सेक्स हॉर्मोन्स भी इनमें प्रोड्यूस होते हैं। सो हम हॉर्मोन्स के नाम जान लेते हैं, दैट इज FSH, जिसको फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आगे जानेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं और इनके इफेक्ट के बाद जो टेस्टिस है उसमें से मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली इन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं। ओके, और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं जो मैंने आपको बताए, LH एंड FSH, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलते हैं। फ्रेंड्स, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है जो जिसे मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका पूरा सिस्टम हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड संभालती है, तो इसे मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स भी कहा जाता है।
इसकी पोजीशन ध्यान में रखें, जहां हम बिंदी लगाते हैं उसके जस्ट पीछे ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो आप ध्यान रखें जो LH एंड FSH हार्मोन है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब बात आती है सेकेंडरी ऑर्गन्स की। तो सेकेंडरी ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स हैं जो ना तो ही गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही इन पर कोई हार्मोनल एक्शन की जरूरत होती है। ओके, सो सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, चूंकि टेस्टिस में मेल गैमीट बन चुके हैं तो उन्हें आगे पहुंचाना है, तो कुछ डक्ट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स। एंड नेक्स्ट है एक्सेसरी ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, कुछ स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने के लिए इस पूरे ट्रैक में, इस पूरे सिस्टम में, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना न्यूट्रिशन स्पर्म यानी कि गैमीट्स को देती हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिससे कि इंटरकोर्स होता है। ओके, सो दैट एक्सेसरी डक्ट में आती है हमारी, ध्यान रखें, रेटिटेस्टिस, इन्हें हम आगे जानेंगे। रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडर्मिस, वास डिफरेंस, एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट, एंड आफ्टर द लास्ट वन इज यूरेथ्रा, जिसमें कि स्पर्म और आपके जो यूरिन है वो पास होता है। ओके, आप ध्यान रखें मेल के केस में जो जेनाइटल ट्रैक है एज वेल एज जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी जो ट्यूब है वो एक ही होती है, दैट इज यूरेथ्रा। वहीं से स्पर्म पास होंगे और वहीं से यूरिन पास होगा। ओके, एंड एक्सेसरी ग्लैंड में आते हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स हैं जिनमें कि 2 पेयर हैं और एक अनपेयर है। ओके, तो सबसे पहली ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसिकल। ओके, ये पेयर होती है। नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेयर होती है यानी कि सिंगल होती है। और जो लास्ट वन है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये अगेन पेयर में होती है। ओके, और जो लास्ट वन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे इन केस ऑफ मेल पेनिस बोलते हैं। ओके, अब बात आती है, चूंकि हमने इनके नाम अब पढ़ लिए हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी ऑर्गन्स एज वेल एज सेकेंडरी ऑर्गन्स, तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट फर्स्ट ऑर्गन दैट इज फर्स्ट ऑर्गन दैट इज टेस्टिस, जो कि प्राइमरी गोनेड्स हैं जिनमें कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा यानी कि गैमेटोजेनेसिस होगा, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, सो सबसे पहले इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ क्या होती है। सो जो टेस्टिस हैं उनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। बेसिकली ये ओवल शेप में होते हैं। ओके, और ये सिचुएटेड होते हैं। इनकी सिचुएशन की बात करें तो ये हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड एक पाउच होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं स्क्रोटम, यानी कि टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ओके, तो स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि बेसिकली हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। बट ये जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और जो स्क्रोटम है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल से कनेक्टेड रहता है जिसे कि इंग्विनल कैनाल कहते हैं। और जो इंग्विनल कैनाल है इससे एक कॉर्ड पास होती है जिसमें कि वेन्स, आर्टरी एंड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक गुच्छे के रूप में एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, जिससे कि जो टेस्टिस हैं उनमें अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके और जो सेंस वगैरह हैं वो नर्व्स के द्वारा हमारे माइंड तक जा सके। सो इसके लिए एक कॉर्ड भी इसमें प्रेजेंट होती है। ध्यान रखें, इंग्विनल कैनाल में एक कॉर्ड प्रेजेंट होती है जिससे स्पर्मेटेड कॉर्ड कहते हैं और ये टेस्टिस से होकर गुजरती है। ओके, सो इसमें प्रेजेंट होती है आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, और ये एक दूसरे से बाइंडेड होती हैं टुगेदरली, मतलब कि टाइटली बाउंडेड होती हैं। ओके, अब बात आती है कि स्क्रोटम की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्क्रोटम। सो फ्रेंड, जो स्क्रोटम है वो प्रोवाइड करता है एक
टेम्परेचर एक मेंटेन करता है, एक मिनिमम टेम्परेचर को जिसमें कि गैमीट्स का प्रोडक्शन हो सके। ओके, अब ध्यान दें कि जो गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर है वो जो हमारी इंटरनल बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ओके, सो दैट आप जानते होंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सो दैट 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये होगा 37 - 2 to 2.5, सो दैट ये होगा 34.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर है प्रॉपर गैमीटोजेनेसिस के लिए, यानी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ओके, सो दैट ये जो स्क्रोटम है, हम इसके फंक्शन की बात कर रहे थे। स्क्रोटम जरूरी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब बात आती है कि जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर नहीं होते, इंट्रा एब्डोमिनल नहीं होते, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब मेल बेबी मदर के वूम में होता है तो आफ्टर द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड होते हैं इन द स्क्रोटम, यानी कि जो पहले जो टेस्टिस हैं वो हमारे एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो मेल बेबी है उसके टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं। और अगर ये डिसेंड नहीं होते तो एक डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है, जिन्हें आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद डिसेंड कराया जाता है। सो दैट वो प्रोसेस जिसमें कि जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं हो पाते इन द स्क्रोटम, तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म। क्रिप्टोरकिडिज्म, ओके, सो दैट ये एक डिसऑर्डर माना जाता है। आफ्टर फिर ये सर्जिकल प्रोसीजर के बाद डिसेंड करा दिए जाते हैं। अब बात आती है कि जो टेस्टिस है उसकी कवरिंग। अब हम बेसिकली टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट टेस्टिस की जो कवरिंग की बात करें तो जो टेस्टिस कवर्ड बाई अ डेंस एपिथेलियम, एक डेंस एपिथेलियम से टेस्टिस कवर होता है और इसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस, सेकेंड लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और लास्ट वन जो सबसे अंदर की ओर प्रेजेंट होती है वो लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। वेस्कुलर से मतलब है कि इसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड आर्टरीज एंड वेन प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब बात आती है जो टेस्टिस है। अगर हम एक टेस्टिस को एक फ्लोर माने तो उसमें 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यानी कि अगर एक टेस्टिस है, एक सिंगल टेस्टिस है तो उसमें 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे जिन्हें कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ओके, और जो प्रत्येक, ध्यान दें, प्रत्येक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें ही प्रोडक्शन होता है हमारे गैमीट्स का। ओके, यानी कि मेल के जो गैमीट्स हैं दैट इज स्पर्म्स, उनका प्रोडक्शन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है, जो कि पर कंपार्टमेंट 1 to 3 नंबर्स में प्रेजेंट होती है। ओके, सो दैट जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे कुछ सेल्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनकी सेल्स की बात करें तो अंदर की ओर से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप्स ऑफ सेल से कवर्ड रहती है, यानी कि लाइन रहती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो इन्हें हम मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, जो कि इसमें मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। यही ध्यान दें, स्पर्मेटोगोनिया ही मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, सो
इन्हें मेल जर्म सेल भी कहते हैं। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज सर्टोली सेल्स। फ्रेंड्स, सर्टोली सेल्स मैक्सिमम ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं इन टेस्टिस। ओके, सबसे पहले तो इन्हें सर्टोली सेल्स के कुछ नाम है, जिन्हें नर्स सेल्स भी कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं। नर्स सेल से नाम इनका इसलिए दिया गया है क्योंकि ये डेवलपिंग स्पर्म्स को और स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ताकि अच्छे से स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके एंड उनका डेवलपमेंट हो सके और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ओके, सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं सर्टोली सेल्स के। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टिमुलेटेड होती हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बताया कि ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है FSH, सो दैट जो सर्टोली सेल्स हैं वो हमारी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होती हैं, जो कि यहाँ पे नाम आ रहा है स्टिमुलेटिंग, सो दैट ये किसी ना किसी ऑर्गन को और किसी ना किसी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी। ओके, एंड जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, क्योंकि उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना है, सो उसे प्रॉपर मूवमेंट एंड बहुत सारे एंजाइम से उन्हें देती हैं ताकि उनका प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर मोटिलिटी एंड प्रॉपर फंक्शन वो कर पाए। ओके, और जो ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि एंड्रोजन, यानी कि मैंने आपको बताया जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो उस हार्मोन को बाइंड करने के लिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करने के लिए ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, जिन्हें कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अब हम ये अपनी नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि ये जो एंड्रोजन्स हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ से डेवलप होते हैं और कहाँ से कौन सी सेल्स इन्हें प्रोड्यूस करती हैं। ओके, लास्ट वन है कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर मतलब कि चूंकि हमने पहले पढ़ा कि जो गैमीट्स फॉर्मेशन है इन केस ऑफ मेल आफ्टर द प्यूबर्टी, ये फॉर्म होता है सो दैट जो गैमीट्स बनेंगे यानी कि जो स्पर्म्स बनेंगे, उन्हें जो हमारी बॉडी है, जो मेल बॉडी है, उन्हें फॉरेन पार्टिकल ना समझ ले, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो इन द मदर वूम डेवलप हो चुका है एंड आफ्टर इसके बाद अगर कोई फॉरेन पार्टिकल कोई अलग चीज फॉर्म होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन ऑर्गन ना समझ ले। तो इसीलिए जो सर्टोली सेल्स हैं वो ब्लड और स्पर्म के बीच में एक बैरियर बनाती हैं। ओके, ताकि जो हमारी WBC इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं WBC, वो इस स्पर्म को फॉरेन पार्टिकल जान के इंगल्फ ना कर लें। ओके, सो दैट ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाती हैं। ओके, अब एक स्पेस की बात आती है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। फ्रेंड्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 प्रेजेंट होती हैं, सो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स, यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो बाहर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और अब बात आती है इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें लेडिंग सेल्स कहते हैं, और इन्हें चूंकि ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है तो इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। ओके, सो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल यानी कि अदर इम्यूनोलॉजिकल जो सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, जो हमें फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह से स्पर्म को डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं। सो यहाँ पे वो भी प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं वो WBC होते हैं, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। ओके, और जो ये लेडिंग सेल्स हैं जो मैंने आपको बताए, बेसिकली ये ही
रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसे एंड्रोजन्स कहते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, जो गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दैट इज बियर्ड फॉर्मेशन एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द लेडिक सेल्स। ओके, एंड जो लेडिक सेल्स हैं वो एक हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अगेन मैंने आपको बताया प्रोड्यूस होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ओके, फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो फ्रेंड्स अब चूंकि गैमीट्स फॉर्मेशन हो चुका, दैट इज स्पर्म। ओके, सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जो स्पर्म्स के हेड है, मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। सो जो स्पर्म के जो हेड हैं वो इन सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं, यानी कि धस जाते हैं। ओके, और चूंकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट हैं, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स के हेड हैं वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं फॉर टेकिंग न्यूट्रिशन, एंड इसके बाद ये रिलीज हो जाते हैं फाइनली सर्टोली सेल्स से और आगे डक्टस सिस्टम में आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट यही प्रोसेस की स्पर्म्स की आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, उनका बाहर निकलना, सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन लेने के बाद स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना, यही प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान दें, मैं स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया, दैट इज स्पर्मिएशन, यानी कि स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाने की इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, तो हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है ऑफ मेल। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। आज के कवर्ड टॉपिक्स हैं, मैं एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, दैट इज रिप्रोडक्शन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बिगिनिंग टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जाना डिटेल में अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक ब्रीफ इंट्रो हमने लिया एक्सेसरी ग्लैंड्स का, एक्सेसरी डक्ट का एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। ओके, एंड आफ्टर इट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ा है, जो कि टेस्टिस हैं, एंड एक प्रोसेस है स्पर्मिएशन, इसको भी हमने एक ब्रीफ इंट्रो ले लिया है। अपने आने वाले वीडियो में हम इसके आगे आने वाले पार्ट्स को कवर करेंगे, दैट इज secondary sex organs of male reproductive system. So thanks for watching guys, and if you like our work then hit the like button and subscribe our channel. We are sorry for late guys. Stay happy, stay tuned.